जब हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडिया की हिस्ट्री को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं, उसका एंशियंट, उसका मिडिवल और उसका मॉडर्न। ये अंग्रेजों का बंटारा है। अंग्रेज ये क्लासिफिकेशन करके गए थे। अंग्रेजों का एक बंदा था, उसका नाम था जेम्स मिल। क्या नाम था? उसने इसको अपने 3 भागों में बांट दिया था। हमने उससे पूछा कि भाई ये डिवीजन कैसे किया? भाई मैं आपकी क्लास को 3 भागों में बांटू तो क्या आधार हो मेरे पास? एक आधार तो ये हो सकता है कि मैं कह दूं एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, लाइन के आधार पर विभाजन कर दिया। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे दिया, तो ऐसे बांट दिया या ऐसे बांट दिया। या एक मैं ये कह सकता हूँ कि जिन बच्चों के पास 10th में हिस्ट्री थी वो अलग हो जाओ, जिनके पास 12th में हिस्ट्री थी अलग हो जाओ, जिनके पास बीए में हिस्ट्री थी अलग हो जाओ। एक ये बांट सकता हूँ कि आर्ट्स वाले अलग हो जाओ, कॉमर्स वाले अलग हो जाओ, साइंस वाले। कोई ना कोई आधार बेस तो होता है जिस पर हम डिवीजन करते हैं। उसको पूछा गया भाई तेरा क्या बेस है कि कहां पर तू एंशिएंट को ले जाके एंड करेगा, कहां पे तेरा मिडिवल होगा और कहां पे तेरा मॉडर्न होगा, थोड़ा बता सही हमें। तो उसने कहा भारत के इतिहास में तो ये बहुत इजी सी बात है। कैसे? तो उसने कहा मैं कुछ नाम लेता हूं तुम्हारे साथ। एक नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, एक नाम है विक्रम उर्वश्यम, एक नाम है कि कोई आपके भास, भारवी, स्वपन वासवदत्ता, पुलकेशिन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन। तो उसने पूछा नाम कैसे लगे? हमने कहा नाम तो शानदार। उसने कहा मैं थोड़े नाम चेंज करता हूँ। उसने नाम चेंज किए। उसने कहा यहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीख मुबारक शाही, शमसेफ सिराज अफीफ, तारीख फिरोज शाही, बाबरनामा, बाबर, तबकात नासिरी, ताजुल मासिर, हसन निजामी, अबू बकरी सामी, फुतुह उस सलातीन। अब की बार हमने कहा हालात बदल गए, पूरा चेंज कर दिया। उसने कहा रुको अभी आगे और सुनो। उसने फिर कुछ नाम सुनाया हमें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वुड स्पीच, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। इस बार कैसे लगे? हमने कहा इस बार फिर चेंज है। उसने कहा एग्जैक्टली, जो मैंने पहले नाम लिए वो संस्कृत में थे, वो तुम्हारा कौन सा है? एंशिएंट। मैंने फिर जो नाम लिए वो फारसी में थे, वो तुम्हारा कौन सा है? मिडिवल। मैंने फिर जो नाम लिए वो इंग्लिश में थे, वो तुम्हारा कौन सा है? मोटा मोटा ये था कि जब भारत में हिंदू राज कर रहे थे वो तुम्हारा एंशिएंट है, जब भारत में मुस्लिम एरा शुरू होता है वो तुम्हारा मिडिवल है, जब भारत में अंग्रेज आ गए थे वो तुम्हारा, पहले बड़ी बात 3 चीजें हो गई। इसका मतलब सबसे पहले था एंशिएंट, बाद में था मिडिवल और बाद में कौन सा है? मॉडर्न। एंशिएंट में भारत की राजधानी रही है पाटलिपुत्रा। क्या राजधानी रही है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां पड़ता है? बिहार। पटना, जिसको हम पटना कहते हैं आजकल, बिहार में। अच्छा, वहां क्यों राजधानी? क्योंकि शुरुआत में मनुष्य जब कभी भी कहीं भी रहना लगा होगा तो उसकी बेसिक नीड क्या थी? खाना और पीना। सबसे पहले मनुष्य जहां कहीं बसा होगा तो खाना पीने पे ध्यान दिया होगा। खाना पीना ज्यादा अच्छा कहाँ मिल सकता? तो 2 नीड थी, नदियां हो और मैदान हो। नदियां होगा तो पीने का प्रबंध ढंग से, मैदान होगा तो खेती कर लेंगे। और ये यूपी बिहार में हो सकता था। वो पूरा प्लेन इलाका पड़ा है, इसलिए शुरुआत का मनुष्य उधर ज्यादा बसा होगा, उधर बसावट ज्यादा रही होगी। ज्यादा बसावट रही तो वहां पे राज्य भी बने होंगे, राज्य बने तो वहां राजा भी बने होंगे, तो राजा की कोई राजधानी भी बनी होगी, तो राजधानी उनकी कौन सी रही होगी? पटना। क्योंकि अपने इन दोनों चीजों में कहीं ना कहीं कमी थी। अपने यहाँ पानी भी कम था, इतना यूं सीधा मैदानी इलाका भी नहीं था। पूरा 2/3 भाग तो मरुस्थल पड़ा, पूरा पूरा हाड़ोती वाला पूरा पठार आ गया, मेवाड़ वाला पूरा एकदम हिली एरिया आ गया, माउंटेन्स आ गए। ले देखिए जयपुर और जयपुर के आसपास में प्लेन जरूर था, बाकी ज्यादातर में अपने प्लेन वाला इलाका भी नहीं मिल रहा। अपने यहाँ पर इतने बड़े राज्यों का निर्माण नहीं हुआ जितने बड़े राज्यों का निर्माण यूपी बिहार साइड में हुआ, तो उनका ये था। एंशिएंट टाइम के अंदर सभ्यता उधर ज्यादा है, अपनी तरफ में कम है, इसलिए अपना एंशिएंट का इतिहास भी कम है। आप देखो एक बहुत बड़े राजा का नाम सुनते हो, अशोक। नाम सुनते हो अशोक? और आपने 10th तक भी पढ़ा होगा अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग का मतलब उड़ीसा, कलिंग का मतलब उड़ीसा। अशोक पटना का राजा है, उड़ीसा पर अटैक कर रहा है। आप पढ़ते हो कि उसने 1 लाख लोग मार दिए थे, 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। आपने कभी कभी पढ़ा किसी भी बुक के अंदर कि अशोक ने करौली पर अटैक कर दिया या अशोक भरतपुर की तरफ आ गया था? क्योंकि अपने यहाँ पर इतनी सभ्यताओं का विकास ही नहीं। हाँ, थोड़े बहुत रेफरेंस मिलते हैं। हमें मिलता है कि हमारे जयपुर के पास एक जगह बेराट, कौन सी जगह है? और यहां से अशोक के 2 अभिलेख मिले। था, अपने भी था इधर, पर इतना असर नहीं जितना उस साइड के अंदर था। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य समझदार हुआ तो उसे लगा कि यार मेरे पास इकोनॉमी के दूसरे रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, केवल एग्रीकल्चर ही क्यों, मैं ट्रेड कर सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ। मैं कुछ चीजें खरीदूंगा बेचूंगा, मैं यहाँ से अफगानिस्तान व्यापार कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ईरान व्यापार कर सकता हूँ, मैं यहाँ से मध्य एशिया की तरफ व्यापार करता हूँ। और मध्य काल में धीरे धीरे जब मुसलमानों का राज आया तो भारत की राजधानी भी चेंज होगी। राजधानी आ गई दिल्ली। राजधानी कौन सी आ गई? दिल्ली। जब दिल्ली राजधानी आएगी ना तो आप ठीक नीचे हो दिल्ली के, इसलिए दिल्ली में जो कोई राजा बनेगा वो राजस्थान के अंदर आने का प्रयास करेगा। राजस्थान की तरफ आने का प्रयास करेगा तो राजस्थान वाले उनसे लड़ेंगे, या तो लड़ेंगे या संधि करेंगे। 2 ही चीज होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, या तो आपस में टकराएंगे या आपस में मिल जाएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। इसलिए इस मध्य काल में
अपना खूब सारी हिस्ट्री है। मतलब मैं आपको कहूं कि हम जब आपको एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ाएंगे, 1 महीने पढ़ाएंगे, एक रजिस्टर भरवा देंगे, पर उसमें राजस्थान का नाम ही नहीं आएगा। ले देखिए 4-5 जगह राजस्थान का नाम आएगा, उसमें भी सर आपको कह सकते हैं ये तुम राजस्थान जीके में पढ़ लेना। मतलब इंडिया वाले में स्किप ही कर लेंगे अपने, यार राजस्थान में पढ़ लेना, ये छोड़ते हैं। 3-4 जगह तो नाम आया उसका, कि नाम आया सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हमने पढ़ा, कालीबंगा, कालीबंगा का नाम सुना? राजस्थान में कालीबंगा खूब पढ़ेंगे, अपने 2 पन्नों में भर के पढ़ेंगे कालीबंगा को। कभी कोई दूसरा नाम आया कि बैराठ नाम आया, अशोक के अभिलेख, अरे वहां देख लेना यार, वहां सर राजस्थान जीके में ढंग से पढ़ा देंगे। या पहले मैं पढ़ा देता हूं, तो सर यदि तुम्हें कालीबंगा पढ़ाते हैं तो तुमको तो सर रुक जाओ, ये तो पढ़ रखा है, आप जितना इसमें लिखाओगे इतना हमने 2 पन्ने उधर भर रखे हैं, तो वापस तो मत पढ़ाओ सर। कुल मिला के एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री में राजस्थान स्किप भी कर दिया जाए तो पार पड़ जाती है। इधर वाले में बड़ी दिक्कत है। इधर दिल्ली में एक बहुत बड़ा शुरुआत में राजा होता है, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है? यदि आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है तो आपको चित्तौड़ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको रणथंभौर भी पढ़ना पड़ेगा, आपको जैसलमेर पढ़ना पड़ेगा, आपको सिवाना पढ़ना पड़ेगा, आपको जालोर पढ़ना पड़ेगा, आपको बूंदी पढ़ना पड़ेगा, आपको गागरोन पढ़ना पड़ेगा। आपने सारे लड़े अलाउद्दीन खिलजी से, इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ोगे तब ये सब पढ़ने पड़ेंगे आपको। अकबर का नाम तो सारे जानते हो, क्या अकबर को बिना महाराणा प्रताप के कंप्लीट किया जा सकता है? क्या इंडियन हिस्ट्री में अकबर पढ़ाओ और उसमें महाराणा प्रताप को स्किप कर सकते हो आप? महाराणा प्रताप ही नहीं, आपको उसमें मारवाड़ का चंद्रसेन भी पढ़ना पड़ेगा, आपको उसमें सिरोही का सुल्तान भी पढ़ना पड़ेगा, आपको उसमें कोई डूंगरपुर का आस्करण भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बांसवाड़ा का प्रताप सिंह पढ़ना पड़ेगा, आपको इडर का नारायण दास पढ़ना पड़ेगा, आपको जालोर का ताज खान पढ़ना पड़ेगा। ये सारे के सारे अकबर के खिलाफ लड़े। जो जो अकबर के खिलाफ लड़ा उनमें कोई राजस्थान का बंदा है तो फिर उसको पढ़ाइए आप। एक औरंगजेब, औरंगजेब का नाम सुना है? क्या औरंगजेब को पढ़ाते समय हम दुर्गादास राठौड़ को भूल सकते हैं, जो केवल औरंगजेब से 30 साल के लिए इसलिए भिड़ गया था कि मारवाड़ में अजीत सिंह को राजा बनाना है। 2010 के मेंस में आरएस में क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान में 30 साल का युद्ध किसके खिलाफ और कहां लड़ा गया था? मारवाड़ वालों लड़ा, औरंगजेब के खिलाफ लड़ा, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए लड़ा, दुर्गादास के नेतृत्व में लड़ा। तो हमें बात तो पढ़नी पड़ती है। ये वाली हिस्ट्री अपनी खूब ज्यादा है। तो अपना सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो कौन सा है? मिडिवल है। सबसे छोटा जो पोर्शन है वो कौन सा है? अब तीसरे की बात है इसकी, मॉडर्न। मॉडर्न वह है जब देश में किसका राज आ गया था? अंग्रेजों। अंग्रेज जब हमारे देश में है तो उनका बेसिक एक जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव उस समय जो था वो ये था कि हम ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे वहां से। अच्छा क्यों करेंगे बिजनेस, क्यों करेंगे? बड़ा गजब की चीज है। एक देश है तुर्की, नाम सुना होगा, टर्की। टर्की जिसको कहते हैं, आजकल तुर्की कर लिया उन्होंने नाम, तुर्की। अपने भारत के लोग, ये इधर मान लो आपका तुर्की है, ये इधर अपना इंडिया, यहां से यूरोप उनका शुरू हो जाता है, आगे यूरोप की तरफ है। यूरोप के लोगों को मसाले चाहिए होते थे। यूरोप ठंडा प्रदेश है, ठंडे प्रदेश में गर्म चीजों की थोड़ी आवश्यकता पड़े तो उनको मसाले चाहिए। अपने साउथ इंडिया में खूब मसाले होते हैं, केरला, तमिलनाडु ये स्पाइसेस के लिए खूब फेमस है। तो अपने यहाँ से मसाले उनको ट्रेड करते थे, हम उनको भेजा करते थे। अपने ये भेजने का रास्ता था, इधर से मध्य एशिया होते हुए तुर्की जाओ और तुर्की से आगे की तरफ जाओ यूरोप के अंदर। तो हमारे मसाले यूरोप में जाते, लैंड रूट, स्थल मार्ग से सारे जाया करते थे। अपने भारत में विश्वास ही था, ऐसा क्यों बना लिया उन्होंने, समय के साथ उनके कुछ समझ में आया होगा। उनका यह मानना था कि पानी के अंदर कोई आदमी ज्यादा रहता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए पानी के रास्ते से अपने जाते नहीं थे। रीजन ये रहा होगा कि चूंकि अपने यहाँ पे थोड़ा वेजिटेरियन वाला ज्यादा था, और पानी के अंदर जाओगे तो फिर मछलियां भी खानी पड़ेगी। पानी में तो फिर 6 महीने के लिए चल ही रहे हो आप, साल साल के लिए चलना पड़ेगा, मछलियां भी खाओगे, मांस भी खाओगे, क्योंकि पानी की में तो लंबे टाइम के रहने के लिए आपको ऐसी चीजें ले जानी पड़ेगी। और लोगों को लगता था यार कोई ये मांस मछली खाए तो उनका धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट, इसलिए जाते नहीं थे। लैंड रूट से, इधर से लैंड रूट से जाएंगे, हमारा साथ में जो कुछ हो जगह ले जाएंगे, रास्ते में बना लेंगे, रास्ते में खा लेंगे, इसलिए पानी वाले में जाते नहीं, ये रूट जाते। ये तुर्की की एक राजधानी है जिसको आजकल हम बोलते हैं इस्तांबुल। नाम सुना है इस्तांबुल? पहले इसका किसी टाइम में नाम हुआ करता था कुस्तुनतुनिया। क्या नाम था? कुस्तुनतुनिया। अंग्रेजी में कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, तो कॉन्स्टेंटिनोपल का दो या कुस्तुनतुनिया का दो, वो सेम जगह थी। इस जगह पे तुर्कों ने कब्जा कर लिया। पहले यहाँ तुर्कों का कब्जा नहीं था, पहले यहाँ ईसाई थे। पहले ईसाइयों का पूरा एक साम्राज्य था, रोमन एम्पायर। क्या नाम था? इटली की जो राजधानी है रोम, वो रोमन एम्पायर था पूरा। रोमन एम्पायर की राजधानी हुआ करती रोम। लेकिन बाद में रोमन एम्पायर के 2 टुकड़े हो गए थे, एक उसका ईस्टर्न रोमन एम्पायर और एक उसका वेस्टर्न रोमन एम्पायर। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर की राजधानी तो रोम ही थी, ईस्टर्न रोमन एम्पायर की जो राजधानी थी वो कौन सी हो गई थी? कॉन्स्टेंटिनोपल हो गई थी या कुस्तुनतुनिया हो गई थी। है दोनों तरफ ईसाई, इधर भी ईसाई है, इधर भी ईसाई है। लेकिन यहाँ जो आपके कॉन्स्टेंटिनोपल है, इस पे आपके मुसलमानों ने कब्जा किया, तुर्कों ने कब्जा किया। तुर्कों ने कब्जा किया तो अब उन्होंने ये जो रूट था ना, ये बंद कर दिया।
और उन तुर्कों ने कहा अब यदि इधर से कोई इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, टांगे तोड़ेंगे तुम्हारी, इस रास्ते से नहीं जाओगे। इसलिए यूरोप में हमारे मसाले जाने बंद हो गए। यूरोप त्राहिमाम त्राहिमाम है, बिना भारत के मसालों के पार कैसी पड़े। यूरोप में उस समय दो बड़े देश जो दादागिरी करते हैं यूरोप के अंदर, वो दो देश हैं। एक देश का नाम है स्पेन, एक देश का नाम है पुर्तगाल। कौन कौन से नाम सुने होंगे? स्पेन और पोर्चुगल, ये दो बड़े शक्तिशाली देश है। यहाँ स्पेन में एक रानी है, उस रानी का नाम है इसाबेला। क्या नाम है रानी का? पुर्तगाल में एक राजा है, उस राजा का नाम है हेनरी। क्या नाम है? हेनरी। इन दोनों ने डिक्लेयर किया, इन दोनों ने घोषणा की कि जो कोई भारत से मसाले लाएगा उनको इनाम देंगे। आओ हमारे पास और भारत से क्या लेके आओ? मसाले। कहां घोषणा की जा रही है? स्पेन और पोर्चुगल में। क्या भारत की कंडीशन रही होगी कि मसालों के लिए मर रहे हैं? पर कौन आए, कैसे आए? इन्हीं दिनों में कोई एक लड़का है, एक दिन घर में आमलेट खाने के लिए बैठा, तो उसने अपनी माँ को कहा कि मम्मी था फीका आमलेट क्यों लेके आई, भाई नहीं रहा है मेरे को। तो उसकी माँ ने रसोई से ताना मारा वापस, इतने स्पाइसी आमलेट खाने हैं ना तो भारत ढूंढ ले, जब मसाले आ ही नहीं रहे तो आमलेट में मसाले डालूं कहां से। उस बच्चे ने ईगो पे लिया उस बात को, वो इस रानी के पास गया इसाबेला, और इस इसाबेला को जाके उसने कहा कि मैं भारत ढूंढ दूंगा तेरे को। तो इसाबेला ने कहा ये पड़ा जहाज, पानी वाले रास्ते से जा, क्योंकि इस रास्ते से तुर्क जाने नहीं देते, पानी वाले रास्ते से जा और ढूंढ के आ जा। तो उसने कहा ठीक है। वो बेचारा अपनी जहाज लेके निकला निकला निकला, पानी पानी में चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अचानक एक जगह उसको लोग दिखाई दिए खूब सारे। उसने कहा यस इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। उन लोगों ने कहा तू गलत आ गया, तेरे को जाना चाहिए था उधर, तू आ गया इधर। तेरे को जाना चाहिए था ईस्ट में, तू आ गया वेस्ट में। उसने कहा जो है ठीक है, तुम वेस्ट इंडिया हो। तुम क्या हो? उसने वेस्ट इंडीज की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी? वो था कोलंबस। कौन था? जिसके लिए आप कहते उसने अमेरिका की खोज की थी। वो वास्तव में उधर वेस्ट इंडीज चला गया था, इसलिए उसका नाम आज भी वेस्ट इंडीज है। जो इंडिया ढूंढने निकला था, आना था उसको ईस्ट में, चला कहां पे गया? तो उसने कहा वेस्ट इंडिया, तुम वेस्ट इंडिया हो। तो वो तो बेचारा उधर ही रम रुमा गया अपना। इधर पुर्तगाल वाले जो है वो कर रहे हैं। इधर आपका पड़ता है अफ्रीका, अफ्रीका पड़ता है यहाँ पे। इसमें अफ्रीका में नीचे वाला जो ये इलाका है, इसमें तूफान बहुत ज्यादा आते थे, स्ट्रॉम्स, बहुत ज्यादा तूफान आते। इसलिए जो भी कोई सेलर इधर आते, नाविक जो आते, वो इधर नीचे की तरफ नहीं आया करते थे, नीचे की तरफ नहीं आते। तो एक बार कोई पुर्तगाल का एक नाविक है जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यू डियाज। हम हिंदी वाले बार्थोलोम्यू कर देते हैं, बाकी वो बार्थोलोम्यू है। क्या नाम बंदे का बताओ देखिए? बार्थोलोम्यू डियाज। ये नीचे चला गया, ये इधर नीचे की तरफ आ गया। ये इधर नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया तो इसने देखा कि यार यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो इंडिया से है और अपना सामान वामान लेके यहाँ पर बेचने के लिए आए। तो उसने बोला तुम लोग? तो हम तो इंडिया से। तो तुम इधर क्या करते हो? तो हम यहाँ सामान बेचने के लिए आते हैं। तो तुम यहाँ रेगुलर आते हो? उनका हाँ हम रेगुलर आते हैं। तो मुझे इंडिया ले जा सकते हो क्या? हाँ। तो वो बेचारा, उसने कहा मैं नहीं, मैं किसी को भेजता हूँ। तो वापस गया अपने देश में और उसने वापस जाके अपने राजा को कहा। उनके राजा का नाम था हेनरी। क्या नाम था? हेनरी को जाकर कि हेनरी मुझे इंडिया का रास्ता तो नहीं मिला, पर मैं उस जगह को जानता हूं जहां से इंडिया जा सकते हैं। कैसे? तो उसने कहा वो अफ्रीका में नीचे वाली जो पिन बनती है ना, वहां पे कुछ इंडियंस बिजनेस करने के लिए आते हैं, अपने वहां पहुंच जाए तो वो अपने को ले जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, राजा हेनरी ने अपने सबसे विश्वस्त कुछ लोगों को लिया। पूरा पुर्तगाल में उस दिन घोषणा की गई कि आज सारे चर्च जाएंगे, हम हमारा यहां से एक दल भेज रहे हैं और सारे जाके ईश्वर से दुआ करेंगे कि प्लीज भारत मिल जाए। 2 तोपे और 4 जहाज। कितनी तोपे? 2 तोपे और 4 जहाज। एक बंदे को भेजा कि ये 2 तोपे उठा, ये 4 जहाज उठा, ये ते लोग उठा, इंडिया ढूंढना ही है, वापस मत आना, मसाले चाहिए अपने को। वो आदमी उस नीचे वाली कैप तक पहुंचता है। किसी भी महाद्वीप में नीचे वाला जो टिप होती है ना, इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? यहां से उनको इंडिया आने का रास्ता मिला था, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम दिया? वह कैप जहां से गुड होप नजर आई, जहां से आशा की किरण नजर आई। इसलिए जब यहां पर उन्होंने टाउन बसाया तो उसका नाम है कैप टाउन। क्या नाम उसका? यहां पर आया, यहां पर अपने एक इंडियन पहले तैयार खड़ा था, अब्दुल मलिक। कौन खड़ा था? वो बंदा जो पुर्तगाल से 2 तोपे और 4 जहाज लेके आया था, वह है वास्को डी गामा। कौन है? वास्को डी। वो अब्दुल मलिक को कहता है, अब्दुल मलिक कहता है फॉलो में। अब्दुल मलिक उसको लेके आता है केरल। कहां लेके आता है? क्यों मसाले कहां पे थे? केरल। केरल में अपने एक राज्य था कालीकट। कौन सा था?
वो कालीकट के राजा के पास आता है, कालीकट के राजा से यहाँ से मसाले लेके जाता है। यूरोपियंस को पानी का रास्ता मिला था। कौन सा रास्ता मिला? इससे पहले तक लैंड रूट था, अब सी रूट मिला उनको इंडिया आने का। किस आदमी को मिला वो सी रूट? वास्को डिगामा। इसलिए हम 3rd क्लास से पढ़ते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज नहीं की, उसने भारत आने वाले रास्ते की खोज की। भारत लापता थोड़ी था, भारत तो वहीं था। पर यूरोपियंस के लिए तो भारत की खोज ही होगी ना, क्योंकि उनको तो भारत का रास्ता पता, लैंड रूट पता था, वहां से आने नहीं दे रहे। अब उन्होंने सी रूट ढूंढा था, सी रूट ढूंढा तो उन्होंने कहा हमने किसकी खोज कर ली है? भारत की खोज कर ली है। तो अब वो यहां पर आ गए। अब जब वो आए यहाँ पर, जब उनको अच्छे मसाले वसाले मिलने लग गए, तब उन्होंने कहा आपने तो पानी वाले रास्ते से बिजनेस करना है। तो उनका पूरा बिजनेस ही किस रास्ते पे था? पानी। इवन आप जो ये पोर्तुगीज थे ना, इन पोर्तुगीज ने अपने पूरे इस कोस्ट पे कब्जा किया था। यहां से ऊपर से अपने देख लो आप, गोवा है, गोवा से लेके नीचे केरल तक। और उनका केवल ये कि पानी के अंदर हमारा कब्जा है। वो बोलते थे इसको ब्लू वाटर पॉलिसी। पानी है ब्लू, जहां तक ब्लू दिखता है वो हमारा है, इसके अंदर हम किसी को, मतलब पुर्तगाली इतने साउंड थे कि यदि किसी को समुद्र का पानी देखना है तो भी टैक्स लेते। वो कितने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अकबर से टैक्स ले लिया था। अकबर का समुद्र नहीं देखा हुआ था। तो अकबर एक बार गुजरात आया तो उसको साथ वालों ने कहा सर यहाँ पानी दूर दूर तक लहरें देख के देख क्या। तो उसने कहा चलते हैं। तो पुर्तगाली उनका टैक्स दो, वरना हम देखने नहीं देंगे। अरे भाई साहब का टैक्स किस बात का लगेगा? अकबर भला आदमी, अकबर ने दो यार टैक्स दो यार, पानी दिखा रहे हैं अपने को, फिर पानी देख के आता। पुर्तगाली कितने साउंड रहे होंगे। तब उनके समझ में आया यार ये वाला ठीक है। अब पुर्तगालियों के बाद में आए थे डचों के बाद आए अंग्रेजों ने आपको अपना यहाँ पे जमाना है। अंग्रेजों को जमाना है तो ये कोस्ट तो पूरा का पूरा किसके पास है? पुर्तगालियों के। तो फिर अंग्रेजों के पास बचेगा क्या? तो अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाई थी कलकत्ता। राजधानी कौन सी? उधर उनका बिजनेस ज्यादा हो रहा था, उधर वो कलकत्ता की तरफ जाते हैं। तो उनका भी कब्जा किस पे है भाई? उनको कब पानी पे कब्जा करना है। फिर धीरे धीरे वो बाकी जगह भी बनाते गए। शुरुआत के अंदर वो आए थे इधर थोड़े से ज्यादा, सूरत के अंदर आते हैं, सूरत में पार नहीं पड़ती, इधर मसूलीपट्टनम में बनाते हैं, कई जगह बनाते हैं। बाद में उन्होंने पुर्तगालियों से एक जगह ली थी बॉम्बे, तो उन्होंने बॉम्बे में बनाया था। एक उन्होंने नीचे की तरफ मद्रास के अंदर बनाया था उन्होंने। पर ये सारे सेंटर वो है जो पानी के पास है, क्योंकि उनको बिजनेस ही कौन सा करना है? पानी का। राजस्थान में ये नहीं था, राजस्थान में समुद्र थोड़ी है, तो राजस्थान में पानी वाला बिजनेस हो ही नहीं सकता, इसलिए अंग्रेज राजस्थान आए नहीं। इसलिए पूरे भारत के अंदर अंग्रेज थे अपने को छोड़ के। इसलिए राष्ट्रगान में बाकी सबके नाम आपका नहीं है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, तुम कहां उसमें? क्योंकि वो जो राष्ट्रगान है वो 1911 में गाया गया। 1911 में ब्रिटेन का राजा यहां पर आया था, जॉर्ज पंचम यहां पर आया था। उसके स्वागत में गा रहे थे हम, जनगण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। भारत के भाग्य के विधाता, भारत के भाग्य के विधाता कौन था? तब इंग्लैंड का राजा। हमने उसके स्वागत में कहा गए भारत भाग्य विधाता, हम स्वागत करते हैं तेरा। अब भारत में जो जो आएंगे वो स्वागत करेंगे, हम भारत में नहीं है। पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, द्राविड़ मतलब साउथ इंडिया है, उत्कल मतलब उड़ीसा, और बंग मतलब पूरा बंगाल और नॉर्थ ईस्ट है, हम नहीं है। इसलिए हमारा उसमें नाम ही नहीं है। इसलिए जब तक 1947 तक देश आजाद नहीं हुआ था, देश के दो भाग थे। एक वह भाग जहां अंग्रेजों का राज है, एक वह भाग जहां अंग्रेजों का नहीं राजाओं का राज है। तो जो अंग्रेजों का राज होता है उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया, जहां पे राजाओं का राज होता है उसको बोलते प्रिंसली इंडिया। क्या बोलते? इसलिए कभी आप नोटिस कीजिए, थोड़ा सा चीजों को रिकॉल कीजिए। गांधी जी तो पढ़े हैं सबने, आपने पढ़ा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की, साबरमती से लेकर दांडी तक पैदल 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 गए और नमक बना दिया जाके। पढ़ते हो? आप पढ़ते हो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया बॉम्बे से। आपने किस दिन पढ़ा कि गांधी जी ने जैसलमेर में आके आंदोलन किया? आपने कब पढ़ा कि भगत सिंह ने बीकानेर में आके कहा इंकलाब जिंदाबाद? आपने कब पढ़ा कि सुभाष चंद्र बोस भरतपुर आए आके कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? क्योंकि अपने अंग्रेजों के अंडर ही नहीं थे, हमारी अंग्रेजों के साथ संधियां थी। दूसरे शब्दों में हम अंग्रेजों के दोस्त थे, हमने सबने संधियां कर रखी थी उनके साथ। हमें बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से, हम नहीं। हमारे यहाँ राजाओं का राज था, हम आजाद हुए राजाओं से, न कि अंग्रेजों से। राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधियां थी। सीधा सीधा हमारी यहाँ की जनता का अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं, राजा का अंग्रेजों से लेना देना था। उसके असर हमारे पे जरूर पड़े, पर सीधा सीधा हमारा उनसे कोई भी लेना देना नहीं। इसलिए मॉडर्न में राजस्थान आता ही नहीं। हम मॉडर्न पढ़ाएंगे आपको 1.5 महीने, 1.5 रजिस्टर भरवा देंगे आपका, सिंगल जगह राजस्थान का नाम नहीं आएगा। एक जगह कोई पिन टेकने की जगह यूं बता देंगे राजस्थान नाम आ गया, है ही नहीं। क्योंकि मॉडर्न में पढ़ते क्या, जहां अंग्रेजों का राज है, हम अंग्रेजों के अंडर में नहीं आ रहे। अंग्रेजों के अंडर में नहीं आ रहे तो हमारा कहीं पर नाम भी नहीं आ रहा। नहीं तो अंग्रेज यहां पर कुछ कर रहे हैं
भाई अंग्रेजों ने उसी जगह कुछ किया जहां अंग्रेजों का राज है। आप पढ़ोगे अंग्रेजों ने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी बना दी। आप पढ़ोगे अंग्रेजों ने बॉम्बे से लेके थाने के बीच में रेल चला दी। आप पढ़ोगे अंग्रेजों ने यहां से लेके यहां के बीच में तार बिछा दिया था। आप पढ़ोगे कि अंग्रेजों ने यहां से यहां पर इस प्रकार के कानून जारी कर दिए थे, या ये प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली थी, या ये अखबार निकाल दिया था। हमारे नहीं निकाल रहे। हमारी एक जगह जो अंग्रेजों के डायरेक्ट अंडर में आती थी वो थी अजमेर। वो कौन सी थी? बस अजमेर जरूर अंग्रेजों के सीधे अंडर में थी, बाकी पूरे राजस्थान का सीधा सीधा अंग्रेजों से कोई ताल्लुकात नहीं था। इसलिए इस मॉडर्न वाले के अंदर हम ही नहीं। हम पढ़ेंगे मॉडर्न, खूब लंबा पढ़ेंगे मॉडर्न, पर हम क्या पढ़ेंगे मॉडर्न में? हम ये पढ़ेंगे कि राजाओं के राज में हमारे साथ क्या क्या हुआ। हम ये पढ़ेंगे राजाओं के खिलाफ हमने आंदोलन कौन कौन से किए, क्या उन आंदोलन का रिजल्ट निकला, हमने वो आंदोलन क्यों किए थे, किसानों ने क्यों किए, ट्राइबल्स ने क्यों किए, जनता ने क्यों किए, और फाइनली हम कैसे मिले, आज का जो राजस्थान है वो कैसे बना। वो पूरी अलग कहानी है, उसका अंग्रेजों वाले इतिहास के साथ कोई लेना देना। तो 3 भाग समझे आप राजस्थान वाले। एंशियंट वो है जिसमें हमारे इतने सभ्यता का डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, क्योंकि सभ्यता का डेवलपमेंट ईस्टर्न तरफ है। मिडिवल वो है जब दिल्ली राजधानी बन गई तो हमारे साथ में खूब लेना देना है। मॉडर्न वो है जब हम है लेकिन हमारे राजाओं का राजा पर अंग्रेजों वाले इतिहास से हमारा लेना देना। तो 3 हिस्ट्री भी, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। सबसे बड़ी है मिडिवल, सबसे जो अपने छोटी है वो है एंशियंट, और जो बीच में इन दोनों के वो कौन सी आपकी मॉडर्न। कौन सी है? पहले पढ़ की बात। जब अंग्रेजों का यहाँ पे राज था ना भारत में, तो खूब सारे अंग्रेज यहाँ पर नौकरी करने के लिए आते। तब ये आयरलैंड, स्कॉटलैंड सब ब्रिटेन के अधीन आते हैं ना, ब्रिटेन का राजा इन सब का राजा माना जाता। तो सारे के सारे यहाँ पे नौकरी करने के लिए आते। जॉर्ज थॉमस भी यहाँ पे नौकरी करने के लिए आ गए। ठीक वैसे जैसे आजकल अपने यहाँ के लोग नौकरी करने कनाडा जाते हैं, ये गल्फ कंट्रीज के अंदर दुबई में, में खूब सारे लोग जाते हैं, अमेरिका जाता है, कोई यूके जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया जाए, कोई न्यूजीलैंड जाए। वैसे उस समय उधर के लोग इधर नौकरी करने आते, और उनका रास्ता तो उनके लोग ज्यादा आते हैं यहाँ पे। तो एक बंदा है, उस बंदे का नाम क्या है? जॉर्ज थॉमस, जो इंडिया में नौकरी करने के लिए आ गया। पर अंग्रेजों की कोई वैकेंसी नहीं थी, उसको लगा आ तो गए, इनके वैकेंसी नहीं, अब क्या करेंगे? तो उसको लगा और कहीं नौकरी कर लेते हैं। तो और अंग्रेजों के अलावा फिर और कहीं भारत में किसकी नौकरी करेगा? भारत वालों के। उसमें भारत में सबसे बड़ी जो पावर थी वो थे मराठे। वो कौन थे? अंग्रेज जब आए थे तब अपने भारत की सबसे बड़ी पावर थे मुगल। सबसे बड़ी पावर कौन थे? मुगल। लेकिन मुगलों के दिन ढल गए थे, औरंगजेब के बाद मुगल बेहद कमजोर हो गए, और मुगलों के जब दिन ढले तो उनकी जगह जो राइज करते हैं, वो राइज कौन करते हैं? कौन करते हैं? मराठे। और मराठों की अंग्रेजों से लड़ाइयां चल रही, मराठों की अंग्रेजों से लड़ाइयां चल रही। अंग्रेजों के जीत का एक बहुत बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी। अंग्रेज है ना टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे थे, इसलिए अंग्रेज हमसे जीते, हमारे साथ जीते युद्ध में अंग्रेज बहुत ढंग से जीते। आपने कभी एक नाम सुना बक्सर का युद्ध? उसमें 7,000 अंग्रेज थे। मतलब अंग्रेजों की सेना में 7,000 थे हमारे लोग, पर वो अंग्रेजों की सेना थी। हमारी तरफ वाले थे 1 लाख। कितने थे? उन्होंने भगा भगा के मारा था। आधे दिन से पहले पहले युद्ध समाप्त कर दिया था उन्होंने। भारत के ये इधर आपके शाह आलम सेकंडर, ये जो मुगल बादशाह थे, आधे 2-3 घंटे बाद तो अंग्रेजों के पैरों में पड़े थे कि बापुड़ो छोड़ो, मार मत देना तुम। कारण कि अपने यहाँ सेना को लड़ने के कोई ट्रेनिंग वाले जैसे अभ्यास, जैसे आज होता है फौज की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग जैसा अपने कुछ ही नहीं होता। अपने ये था भाई हथियार उठाए, जिस दिन लड़ना उस दिन लड़ लेंगे। अंग्रेजों ने ये शुरू किया कि नहीं, लड़ने के तरीके होते हैं, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, कैसे लड़ेंगे, कैसे पोजीशन बनाई जाएगी उसके अंदर, ये सब कुछ अंग्रेजों के था। तो टेक्नोलॉजी में बड़े आगे थे। उनके पास ऐसे हथियार थे, हल्की हल्की तोपें थी, अच्छी बंदूकें थी। हमारे पास ऐसे हथियार नहीं थे। मराठे अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे हैं, मराठों ने हथियार बनाने शुरू किए। अंग्रेजों से लड़ना है तो अंग्रेजों जैसे हथियार होने चाहिए, पर उनको चलाने वाले कहां से लाओगे? तो मराठों ने दिमाग लगाया कि अंग्रेजों को भर्ती कर लो, अंग्रेज हमारी तरफ होने चाहिए। तो जो कोई ऐसे अंग्रेज इधर घूमते तो मराठे उसको कहते भाई उधर कितनी तनख्वाह मिलती रहे कि 50,000, 1 लाख पकड़ लड़ इधर से। तो खूब सारे ऐसे विदेशी थे जो किसकी तरफ से लड़ते थे? किसकी तरफ से? मराठे। उनमें से एक कौन था? इसका मतलब मराठों की सेना में 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो खुद मराठे और एक जो विदेशी आए हुए वो। अब मैं पूछूं भाई मराठे क्यों लड़ रहे हैं मराठों की सेना में? तो आप कहते हो सर एक तो उनको भी रुपए चाहिए, घर खर्चा तो उनको चाहिए किसी फौजी को। दूसरा एक ये भी है कि मराठा यदि महाराष्ट्र की तरफ से, मराठों की तरफ से लड़ रहा है तो उसका कारण है कि मैं भाई मराठा आन बान शान की रक्षा के लिए, उसका खुद का देश है इसलिए भी तो लड़ रहा है वो। पर जॉर्ज थॉमस क्या इसलिए लड़ रहा है क्या कि मराठों की आन बान शान बचानी है? इसका सिंपल है कि अपना सपना मराठे छोड़िए को दूसरा यदि 1 लाख से 1.5 लाख देगा तो उधर चला जाएगा। तो ऐसे जो लोग होते इनको अपने यहाँ पे बोलते थे बड़ाईती। क्या बोलते? भाड़े पे आया, किराया लेके लड़ रहा, मैं मर्सिनरी, इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा अच्छा उसका, मर्सिनरी हुआ करते थे। तो जॉर्ज थॉमस किसका मर्सिनरी है?
किसका मशीनरी है? मराठों। उन दिनों मराठे अपने राजस्थान में लूटपाट कर रहे थे। मराठे कहीं भी अटैक करते वहां से रुपए लेके जाते। तो मराठों ने उस समय अपने जयपुर पर अटैक किया था, उदयपुर पर अटैक किया था, बीकानेर पर अटैक किया था। और ये जो उन्होंने जयपुर, उदयपुर, बीकानेर के अटैक किए, उनमें उनका जो सेनापति बन के आया था वो कौन था? तो इसने मराठों की तरफ से अपने कहां कहां अटैक किए? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो ये डेली अपनी डायरी लिखता था। तो उस डायरी के अंदर ये मेंशन करता है कि मैं इन दिनों राजपुताना में हूं। इन दिनों कहां हूं? तो हम पहली बार ये राजपुताना वर्ड इसी की डायरी में पढ़ते हैं। इसने लिखा मैं राजपुताना के बीकानेर में हूं, मैं राजपुताना के जयपुर में हूं, मैं राजपुताना के उदयपुर में। तो अपने को लगता है कि यार अपने को किस नाम से पुकारते थे? राजपुताना। तो ये राजपुताना शब्द जो है राजस्थान के लिए, ये पहली बार कोई यूज कर रहा था तो कौन कर रहा था? जॉर्ज थॉमस। कहां का रहने वाला था? कहां का रहने वाला था? ये जब मर गया, अब बड़ा गजब आदमी था। ऐसे जुझारू लोगों के बारे में पढ़ना, कभी आप गूगल करना, आज जाके जॉर्ज थॉमस के बारे में गूगल करना। क्या बंदा रहा था। एक आदमी इंग्लैंड से आता है इंडिया नौकरी करने के लिए, अंग्रेजों की नौकरी नहीं मिलती तो किसकी नौकरी कर लेता है? मराठों की। पर यह भारत में बड़ा उथल पुथल का समय था, बड़े तेजी से चेंज हो रहे थे भारत में, सत्ताएं जा रही थी, आ रही थी, पावर समाप्त हो रही थी, पावर लोगों के पास आ रही थी। उन दिनों में वह कोई भी व्यक्ति जो 2000 सैनिक बना ले अपने पास, वो दादागिरी कर लेता था। 2000 फौजी लेके कहीं लूटपाट की, पैसे लूट लाया। क्योंकि होता क्या, जब एक सेंट्रल पावर होती है तो मैनेजमेंट सही रहता है, व्यवस्था रहती है। जब सेंट्रल पावर गिरती है ना तो सब दादा बन जाते हैं। थाने में थानेदार एक ही होना चाहिए, बाकी सब सिपाही होने चाहिए। थाने में थानेदार चला जाता तो फिर सारे सिपाही थाने नहीं चला पाएंगे। अपने यहाँ सारे सिपाही बने हुए थे, तो फिर उनमें कोई थोड़ी सी सेना लिए बैठा है, कोई थोड़ी सी सेना लिए बैठा है, उनमें को 2000 की भी सेना लेके आ गया तो राजा बन जाएगा। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का रहने वाला है, हमारे हरियाणा का राजा बन गया था। कब्जे कर लिए थे इसने। हांसी, हांसी नाम सुना? हरियाणा में हांसी, हांसी राजधानी थी इसकी। वो तो मैं ऐसे लोगों के बारे में वाकई पढ़ना चाहता हूँ यार, क्या जुझारू लोग थे। अब इस बात को ना कभी इमेजिन कीजिए कि यहां से कोई बंदा जाए ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर ले, कोई इंडियन। मैं कहता हूं जब हमने यह भी पढ़ा था ना कभी कि इंग्लैंड का राष्ट्रपति ऋषि सुनक बन गया, तो भी गूज बम्स हुए थे। अरे यार, वो इंग्लैंड जो 70 साल पहले हम पे कब्जा किए बैठा था, उस इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हमारा आदमी है। उसकी चमड़ी गोरी नहीं है। जिन अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के साथ इस बात का भेदभाव किया कि हम गोरे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तुम गोरे नहीं हो, तुम्हारी चमड़ी काली है, वो एक काला वहां पर बैठा है, गोरे सामने खड़े होते हैं। ये फील भी कैसा आता है अलग सा। तो आप ये सेम उधर पीछे जाके देखिए कि एक बंदा आके हमारे यहाँ का राजा बना बैठा है। जॉर्ज थॉमस राजा बन गया था, बड़ा गजब का आदमी था। ये जब मरा तो इसकी जो डायरी थी ना, वो एक बुक के रूप में पब्लिश की गई। तो हमें पता चला कि उसमें यार क्या लिखा। तो इसके एक दोस्त ने पब्लिश की। इसके एक दोस्त का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। उस विलियम फ्रैंकलिन ने इसकी वो डायरी को बुक के रूप में बना दिया। इसकी फिर उसकी बुक का नाम था, क्या नाम है? पढ़ो देखे, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या नाम बताओ? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री, वो सैनिक के रूप में आया था तो मिलिट्री के रूप में काम किया भाई, युद्ध कर रहा था मिलिट्री। मेमोर्स, मेमोरी, उसकी यादें, उसकी मिलिट्री के रूप में जो भी यादें थी, किसकी? यही तो उसने अटैक की तो क्या, तभी तो लिख रहा मैं यहां गया, मैं वहां गया। तो विलियम फ्रैंकलिन ने उसकी जो बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक राजा है, वो लगातार कई युद्धों में हार गया। वो सोच रहा है कि यार अब तो मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, पार नहीं पड़ेगी। एक गुफा के अंदर लेटा हुआ है और पड़ा पड़ा सोच रहा है कि यार मर जाए तो ठीक है, इससे अच्छा। और तभी वो गुफा की छत पे देखता है एक मकड़ी ऊपर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। राजा को मजा आया उसमें। राजा देखो मकड़ी 14 बार गिरी, 15वीं बार चढ़ गई। लगा यार ये 14 बार के बाद भी हार नहीं मानी, लगातार कोशिश की, तो मैं क्यों हार मान गया? राजा वापस लड़ना चाहता है। उस राजा का नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम का राजा था वो। उस राजा को एक बार दुश्मनों ने पकड़ लिया, तो उसका एक सेनापति उसको बचा के लाता। उस सेनापति का नाम था जॉन। क्या नाम था? जॉन। रॉबर्ट बड़ा खुश हुआ। उसने जॉन को कहा, जॉन मैं तुम्हें एक उपाधि देता हूं। उसने जॉन को एक उपाधि दी, नाइट बेरोनोट। कौन सी उपाधि दी? नाइट। अंग्रेजों की उपाधि होती है नाइट बेरोनोट। नाइट मतलब वहां योद्धा, लड़ने वाले वॉरियर्स जो होते हैं उनको नाइट बोलते हैं, नाइट बेरोनोट। जैसे अपने परमवीर चक्र, महावीर चक्र मिलते हैं, तो वहां नाइट बेरोनोट। जिनको नाइट बेरोनोट की उपाधि मिलती
उनको गले में डालने के लिए लॉकेट मिलता था। उस लॉकेट पे लोमड़ी बनी होती थी। क्या बनी होती? लोमड़ी। लोमड़ी समझते हो? लोमड़ी क्या बनी होती? फॉक्स, फॉक्स जिसको आप कहते हो, लोमड़ी बनी होती। लोमड़ी को स्कॉटलैंड की भाषा में, स्कॉटलैंड की भाषा स्कॉटिश, लोमड़ी को स्कॉटिश भाषा में बोलते हैं टोड। क्या बोलते हैं? टोड। इसलिए जॉन ने अपने नाम के साथ सरनेम लगा दिया, जॉन टोड। क्या लगा दिया? उसी के परिवार में जेम्स पैदा हुआ, इसलिए नाम क्या है? स्कॉटलैंड का रहने वाला है। अंग्रेजों की आर्मी में शामिल हो गया, आर्मी में शामिल हो गया तो क्या बन गया? आर्मी के अंदर कर्नल। क्या बन गया? कर्नल। अंग्रेजों ने इधर भेज दिया कि तू जा। अंग्रेजों की उन दिनों मराठों से लड़ाइयां चल रही। किसे लड़ाई चल रही है? मराठों से बातचीत चल रही है, लड़ाइयां चल रही है। अपने मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है ग्वालियर। कौन सी जगह है? ग्वालियर। ग्वालियर का उन दिनों जो एक राजा था, उस राजा का नाम था दौलत राव सिंधिया। क्या नाम था? वसुंधरा राजे सिंधिया जी का नाम सुना है? उनके कोई परदादा जी सरदादा जी रहे थे, जिनका नाम क्या था? दौलत राव सिंधिया। अंग्रेजों ने इसको दौलत राव सिंधिया के दरबार में भेजा कि तू वहां अपनी तरफ से वहां बातचीत करके आ। तो कुछ दिनों तक ये मराठों के दरबार में रहा। अब देखो, आप तिकोना देखना, अंग्रेजों की मराठों से नहीं बनती, अंग्रेजों की हमारी मराठों से नहीं बनती, या यूं कह दो, अंग्रेजों की मराठों से नहीं बनती, मराठों के अपने से नहीं बनती। अंग्रेजों के दुश्मन मराठे, मराठों के दुश्मन राजस्थान। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए हम और अंग्रेज दोस्त हुए। कौन कौन दोस्त हुए? अंग्रेजों के मराठों से बनती नहीं। मराठे राजस्थान में लूटपाट करते हैं, अपने मराठों से परेशान। ये देखो ऊपर हमने पढ़ा है, मराठों का सेनापति जॉर्ज थॉमस आया, जयपुर उदयपुर बीकानेर पर अटैक करके चला गया। हम मराठों से परेशान है, इसलिए अंग्रेजों ने हमसे बातचीत की कि हम, अंग्रेज मराठों से लड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा हम मराठों से लड़ रहे हैं, तुम? हमने अंग्रेजों को कहा कि अंग्रेजों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो अंग्रेजों की तरफ से जो बातचीत करने के लिए आया था, वो बंदा कौन था? कौन था? जेम्स टोड था। ये मराठों के साथ रहा, इसको सब कुछ पता चला गया, राजस्थान वालों का यही है मैटर, ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, ये किया जा सकता है। तो अंग्रेजों ने इसको अपने से बातचीत करने के लिए भेजा, मतलब ये अंग्रेजों का एजेंट था। अंग्रेजों का, अच्छा, वो लड़ाई झगड़े की बात करने आया है। लड़ाई झगड़े की बात होती है, वो पॉलिटिकल होती है, सोशल होती है? पॉलिटिकल बातें होती है ना, लड़ाई झगड़े तो सारे। तो अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था। अंग्रेजों का कहां बातचीत करने के लिए? राजस्थान। अपने राजस्थान में ज्यादातर राज्य कैसे थे? राजपूत। तो इसके लिए नाम ही दिया गया कि पश्चिमी राजपूत राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट। क्या नाम दिया गया? अपने भारत के कौन से इलाके में? पश्चिम। तो पश्चिमी राजपूत राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट। बड़ा गजब आदमी था। यहाँ आया, अपने राजाओं से बातचीत की, राजाओं से कहा कि भाई राजाओं, हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ हो? अपने राजाओं ने कहा हम साथ हैं। तो इसने अंग्रेजों से अपनी संधियां करवाई। तो अंग्रेजों से संधियों की बातचीत करने के लिए जो बंदा आया था, वो बंदा कौन था? टोड। तो जब बातचीत हो गई, हम अंग्रेजों के दोस्त बन गए, तो अंग्रेजों ने इसको कहा कि तू कुछ दिन इंडिया, वहीं राजस्थान रह जा। भाई होता क्या था, अंग्रेजों की राजधानी है कलकत्ता। हमारे एक राजा ने संधि की, हमारा राजा बैठा मान लो करौली, भरतपुर, टोंक, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर बैठा है। तो हमारे राजा ने कहा कि भाई राजा तुम्हारा तो कलकत्ता बैठा है, तुम्हारा गवर्नर जनरल तो कलकत्ता बैठता है, हम उससे बातचीत कैसे करेंगे? तो अंग्रेजों ने कहा हमारा एक बंदा तुम्हारे राजस्थान ही रहेगा, कोई समस्या तो उसको बता देना, वो हमें बता देगा। तो वो बंदा अपने जो राजस्थान बिठा दिया गया, वो कौन बिठाया गया था? कर्नल जेम्स टोड। कौन बिठाया गया? कर्नल। अंग्रेजों के आने के बाद एक काम बड़ा अच्छा हुआ, अंग्रेजों के आने के बाद लड़ाइयां बंद हो गई। अंग्रेजों के आने के बाद लड़ाइयां नहीं है, क्योंकि अंग्रेज करते थे बिजनेस, और जो आदमी बिजनेस करता है ना, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। दुकानदार मरे लड़ाई झगड़ा नहीं करे। आप दुकानदार को जाके 10 गालियां भी निकाल दोगे ना, तो भी नहीं बोलेगा सामने। वो जानता है क्या, धंधा खराब हो जाएगा, फालतू की पंचायती नहीं करनी। मैं इकोनॉमी पढ़ाने के लिए विजय सर आएंगे, विजय सर बता रहे थे कि वो उधर महाराष्ट्र में उनकी जॉब की हुई, पुणे में जॉब की हुई, क्योंकि वहां अपने मारवाड़ी खूब रहते हैं। मारवाड़ी सब जगह, पूरे भारत का बिजनेस यदि कोई करते हैं तो मारवाड़ी करते हैं। जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंच गए मारवाड़ी। तो कि वहां जो त्योहार वगैरह आते हैं ना, मतलब गणेश चतुर्थी आ गई, तो यूं गली मोहल्ले वाले थोड़े गुंडे टाइप के जो लोग होते हैं, वो वहां पे चंदा लेने आते हैं। तो वो कोई एक दादा टाइप का आदमी आगे चलता हुआ रहेगा, पीछे 10 एक भाई और चलते रहते हैं उसके, चंदा दो चंदा दो। अपना जो मारवाड़ी होता है ना, वो देखता भी नहीं है, वो इधर है, वो इधर खड़े है, वो उधर से मुनि को कहता है 50 रुपए दो, वो उधर, अरे 50 में क्या होगा, इस बार तो 100 लगेगा, हाँ 100 दे दे, खत्म। नजर ही नहीं मारनी, कोई माथापच्ची नहीं, क्यों लेके जा रहा है, क्यों नहीं लेके जा रहा, फालतू माथापच्ची की। 10 मिनट खराब होंगे, ये जोर से बोलेंगे, ग्राहकों के सामने इज्जत जाएगी, 100 रुपए तो लेके जा रहा है, जा।
तेरी औकात 100 की रहनी है, तू अगली बार फिर 100 लेके जाएगा, 150 बढ़ा लेगा। मेरे बिजनेस है, अपने और आगे जाएंगे। तो अब जो बिजनेस करता है वो लड़ाई झगड़े में कभी नहीं पड़ता। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले लड़ाई झगड़े बंद किए। पहले तो उन्होंने भारत वालों को कहा कि आपस में नहीं लड़ोगे, और आपस में लड़ोगे तो हमसे पूछ के लड़ोगे। तू यदि इससे लड़ेगा तो तेरी तरफ से भी लड़ने हम जाएंगे, इसकी तरफ से भी लड़ने हम आएंगे। अब जब दोनों तरफ से अंग्रेजी लड़ने के लिए आएंगे तो लड़ेंगे ही क्यों? तो लड़ाइयां पूरी करवाई बंद। एक तो अपने वाले आपस में लड़ते, फिर अपने पे अटैक होते नॉर्थ वेस्ट से। अफगानिस्तान से कोई अटैक करने के लिए आ गया, ईरान से कोई अटैक करने के लिए आ गया, दिल्ली कभी कोई नादिर शाह आ गया, कभी अहमद शाह अब्दाली आ गया, कभी कोई तैमूर आ गया। अंग्रेजों ने उधर अपनी सेना लगाई, और सेना लगा के उधर जो अब्दाली नादिर शाह आ रहे थे उनको कहा भारत की तरफ देख लिया, टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। सिंगल आदमी को अटैक नहीं करने दिया है, पूरा का पूरा शांति लेके आए एकदम इस मामले के अंदर। तो लड़ाइयां तो अंग्रेजों ने करवा दी बंद। तो अब पॉलिटिकल एजेंट बैठा बैठा क्या करे? तो फिर ये अपने मंदिर घूमता, अपने किले घूमता, अपनी बिल्डिंग्स देखता, अपनी किताबें पढ़ता, अपनी पेंटिंग्स पढ़ता। इसको अब कोई एक मंदिर देखने गया तो इसने जाके देखा वो मंदिर साइड से टूटा हुआ है। तो उसने पूछा कि यार ये टूटा कैसे? तो किसी ने बताया साहब पहले तो पूरा ही था मंदिर, लेकिन बाद में एक अटैक हुआ तुर्कों का और तुर्क तोड़ गए। तो आधा ही कैसे टूटा? कि साहब लड़ लिए थे हम। तो वो कितने लोग आए थे? कि उनके लोग तो 700 आदमी आए थे। तुम्हारे यहाँ पे कितने थे? कि 150। फिर की लड़ लिए जाके। 150 तो मरे, पर उनके 450 मार गए थे, तो बाकी 250 भाग गए। उन लगा बाकियों को और मारेंगे। टोड को इस कहानी में मजा आया। कैसे हो सकता है कि 150 लोग 750 से भिड़ने के लिए चले गए? क्या उनको मौत का डर नहीं लगा? ना साहब मौत क्या है, मंदिर बचाने के लिए लड़े। टोड ने ऐसी सैकड़ों कहानियां सुनी, उसने उन कहानियों को लिखना शुरू कर दिया। उसके लिए बड़ा रोमांच था इस बात का, इस धरती के लोग ऐसे कैसे हो गए थे जो इस बात के लिए लड़ गए कि गाय के लकड़ी कैसे मार दी, इस बात के लिए लड़ गए कि हमारे इस मूर्ति को क्यों तोड़ दिया गया, इस बात के लिए लड़ गए कि हमारे खेत में कदम ही किसी ने क्यों रख दिया था, इस बात के लिए लड़ गए कि खेत का तो मतीरा भी नहीं तोड़ने देंगे। टोड को बड़ा रोमांचित था टोड कि यार कैसे लोग थे जो इन इन चीजों के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, कोई इस बात के लिए लड़ गया, किसी दूसरे ने उसको गंवार कह दिया था, उन्हें गला काट के फेंक दिया उसका। यार गंवार कैसे कह सकता तू मेरे को? टोड उनको लिखता है। टोड को भाषा नहीं आ रही, दिक्कत दूसरी है। तो टोड ने एक गुरुजी बनाए अपने कि सर कोचिंग दो और आप मुझे बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। उन दिनों अपने सबसे पढ़े लिखे लोग जैन थे, आज भी पढ़े लिखे जैन खूब सारे पढ़े लिखे होते हैं। उसने जो अपने गुरुजी बनाए उनका नाम था ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? जैनों के जो मुनि होते उनको बोलते यति। क्या बोलते? यति। तो उसके जो गुरुजी थे उनका नाम था यति ज्ञानचंद्र। तो उसने कहा ज्ञानचंद्र जी आप मेरे को ज्ञान दो। उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। अब टोड उन बातों को सबको लिखना शुरू हुआ। जब टोड इन बातों को लिख रहा था, 1818 के अंदर संधियां होती है राजाओं के, अंग्रेजों के साथ जो संधियां होती है कब होती है? लगभग 1818। तब टोड अपने यहां पर आता है। 1822 तक अपने यहीं बैठा हो। जब वो 1822 तक यहीं पर बैठा है, उन दिनों में वो 4 साल में जब अंग्रेज 4 साढ़े 4 साल रहा था लगभग, वो जब अंग्रेजों से मिलने जाता, बड़े अधिकारी उस पर रिपोर्ट, एजेंट का काम है ऊपर रिपोर्ट करो जाके, वो रिपोर्ट करने जाता। बाकी अंग्रेज मिलते, पूछते क्या राजस्थान में तो गर्मी बहुत ज्यादा है, तेरा मन लग जाता है क्या? उसने कहा मन मेरा तो जी करता है वहीं बस जाऊं। टोड से एक बार किसी ने पूछा था कि यदि तुझे राजस्थान में रहना पड़ जाए तो तू कहां रहना पसंद करेगा? उसने अपने चित्तौड़गढ़ में एक जगह का नाम बताया, भैंसरोडगढ़। कौन सा नाम बताया? कि मैं कहां रहना पसंद करूंगा? उसने कहा यार 2 नदियां निकलती है पास में से, चंबल और बामनी। कौन कौन सी 2 नदियां? पहाड़ियों का इलाका, चारों तरफ हरियाली, इससे बेहतर जन्नत कहां हो सकती है। अब वो जब वहां जाता है, वहां कहता है मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है। तो लोगों ने ये भी पूछा भाई राजस्थान के लोग कैसे हैं? उसने कहा गजब बहादुर लोग हैं। और क्या बताऊं यार, छोटी छोटी यूं जमीन पे कब्जे के लिए भी वो लोग लड़ गए थे कि हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। और आप नोटिस कीजिए, अपने आज भी आपको दोहे मिलेंगे ऐसे, इला न देनी आपनी न हलरियो हुलराय, को पूत सिखाने पालन न मरण बढ़ाई मार। इला न देनी आपनी, इला मतलब धरती, इला मतलब इला न देनी आपनी हलरियो हुलराय। एक माँ अपने बच्चे को जब पालने में झुलाती है ना, छोटे से बच्चे को, तब भी उसको सिखाती है धरती मत देना किसी को, मर जाना पड़े पर धरती नहीं जानी चाहिए आपने। तो यार छोटे छोटे बच्चों को घुटियां पिलाई जाती है, 15-16 साल का तो तलवार लेके बाहर खड़ा हो जाता है, इधर आके देखे देखे जमीन पे कदम रखा तो कदम काट लूंगा मैं तुम्हारे। तो अंग्रेजों ने कहा ये तो गजब बहादुर लोग। उसने कहा शानदार, बड़े जोरदार लोग हुए हैं ये। तो अंग्रेजों ने कहा पर अपने से तो कम ही बहादुर होंगे। तोड़ने का धीमे बोलो, ये चुपचाप बैठे होते ठीक है, जिस दिन खड़े हुए ना अपने को मारेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, अंग्रेजों को डाउट हुआ कि टोड राजस्थान वालों को साथ मिलकर अंग्रेजों पर अटैक करेगा।
अंग्रेजों को लगने लग गया कि राजस्थान वाले तो भगवान जाने अंग्रेजों पे अटैक करेंगे नहीं करेंगे, टोड उनको कह के करवा देगा, तुम शक्तिशाली हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई जाग गए तो अपने दिक्कत करवाएंगे। इसलिए टोड का जबरदस्ती ट्रांसफर किया गया लंदन वापस। तू इंडिया नहीं रहेगा, तू राजस्थान नहीं रहेगा, तू वापस जा। उसने कहा यार मेरे को बुक कंप्लीट करनी है, कहा तेरे नोट्स इकट्ठे कर, जा यहां से, वहां जाके लिखना, यहां तो तेरे को रहने। 1823 में टोड का जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया गया। फिर उसने अपनी जो बुक पूरी लिखी जो है ना, यहाँ पे वो नोट्स वगैरह तैयार करके लेके गया, पूरी जो लिखी उसने वो कहां पे जाके लिखी है, लंदन। 1823 में जाता है, 6 साल बाद अपनी बुक का फर्स्ट पार्ट पब्लिश करता है। उसकी जो बुक थी उसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब वापस देते हैं, देखो क्या लिखा है, मध्य, सेंट्रल मतलब मध्य, वेस्टर्न मतलब पश्चिम, राजपूतों के राज्य जो मध्य में और पश्चिम, किसके, भारत के मध्य में और भारत के पश्चिम में जो भी राजपूतों के राज्य हैं उनको मैं एक साथ क्या बोलता हूं, इसका मतलब है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मतलब क्या है इसका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो वेस्ट है वो राजस्थान गुजरात है, जो मध्य है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। और मैं मोटा मोटा बताऊं, मध्य प्रदेश की एक जगह है जो आपने नाम सुना होगा कभी, मालवा। कौन सा, राजस्थान के टच करता हुआ जो मध्य प्रदेश, उसको क्या बोलते हैं, मालवा। क्योंकि किसी समय यहां एक जाति रहती, उस जाति का नाम था मालव। क्या नाम था, जिस जगह मालव जाति के लोग रहे वो क्या कहलाया, मालव। पहले रहते थे पंजाब में, कहां रहते, यहां से चले गए मध्य प्रदेश, पहले कहां रहते, पंजाब, बाद में कहां चले गए, मध्य प्रदेश। कौन, इसलिए एक तो पंजाब में मालवा है, एक मध्य प्रदेश में मालवा है। मालवा कितने, कहां कहां, पंजाब और मध्य प्रदेश। मालवाई क्यों जगह का नाम, कौन सी जाति के लोग रहते, मालव। याद रखना, मैं अक्सर क्लास में बच्चों से पूछता हूँ मालवा कहां है, बच्चे कहते हैं मध्य प्रदेश। फिर मैं पूछता हूँ उसको मालवा क्यों कहते हैं, कि सर वहां पैसे बहुत ज्यादा थे। तो इससे क्या हो गया, माल ज्यादा था सर इसलिए मालवा है। कोई बच्चा और आगे कहता है सर वहां काली मिट्टी है, तो सर लावे से निकली थी इसलिए लावा हो गया, मालवा हो गया वहां पे। नहीं, मालव जाति के लोग रहते हैं इसलिए क्या है, एक मालवा और कहां है। इसलिए पंजाबी गाने ढंग से सुना कीजिए, केवल उन पे नाचा मत कीजिए। पंजाबी गानों में लाइनें आती है, मालवेदा मुंडा थे माजे दी कुड़ी। अपने जैसे यहाँ पे मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, वागड़, आमिर, वहां पर है मालवा, माझा, दोआबा, वहां इलाकों के नाम है। जहां दो नदियां मिलती है दोआब, तो वो दोआबा। ये आगे इधर निकल जाए उससे तो मालवा। अपने राजस्थान की टच करता हो पंजाब वाला इलाका माझा, तो उनके इलाकों के नाम है माझा, मालवा, दोआबा। जैसे अपने तो महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का क्या ले लो, मालवा। गुजरात के अंदर एक इलाका उसका नाम है सौराष्ट्र। क्या नाम है, सौराष्ट्र। कौन सा इलाका, जो अपने टच करता हुआ गुजरात है, इसको क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र। और अपने आज का राजस्थान, इन तीनों को मिला के वो राजस्थान कहता है। ये तो क्या हुआ जी, जब अपना देश बना तो राजस्थान का पार्ट था मालवा, ये तो दे दिया मध्य प्रदेश को। राजस्थान का पार्ट था सौराष्ट्र, ये मिल गया गुजरात को। जो बाकी बचा उसका नाम हम लेके बैठे हैं। बाकी राजस्थान का मतलब ये पूरा है। इसलिए कभी आप मालवा जाइए, मालवा मैं बताता हूं, कभी आपने जगह का नाम सुना, इंदौर सुना है, मंदसौर, नीमच। आप कभी चले जाइए, आप नीमच जाइए, आपको लगेगा आप चित्तौड़गढ़ खड़े हो। भाषा बोली चित्तौड़गढ़ के आधे टावर ननियाल नीमच है, इतना नजदीक पड़ता है। प्रतापगढ़ वाले तो सामान लेने नीमच जाते हैं, एक छोटी सादड़ी इनके एकदम ही नीमच एकदम पास में चला जाता है वहां पर एकदम। तो नीमच अपने बहुत नजदीक है। उनकी भाषा बोली सारी अपने प्रकार की। मेरे अभी 4 दिन पहले मेरे से कुछ मिलने के लिए इधर ग्वालियर से ऊपर के कुछ लोग आए हुए मध्य प्रदेश के, और कि वहां हमारा एक सम्मेलन है और सर आप उसके अंदर हमारे चीफ गेस्ट बन के आओ। तो मैंने कहा यार कोई स्टूडेंट्स टाइप का, ना ना सर वैसे ही यूं कोई युवा महासम्मेलन है उसके अंदर। तो मुझे तुम कैसे जानते हो, तो हम आपकी वीडियो देखते हैं। तो मेरे वीडियो तो कोई राजस्थान का बंदा देखेगा जिसको राजस्थान की बातें समझ में आए, तो सर नहीं आप पढ़ा हमारे समझ आता है, क्योंकि वो किसी टाइम राजस्थान के थे। आपने स्टेट की बाउंड्री बनाई है, कल्चर कैसे चेंज करेंगे। कल्चर तो वो क्यों है, वो यहाँ की बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, वो यहाँ की बातों के बारे में जान पा रहे हैं। इस पूरे को वो राजस्थान कहता है। मालवा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का मतलब क्या हो गया भाई, नाम ही मध्य प्रदेश है। मध्य में है तभी तो मध्य प्रदेश है, भारत के मध्य में है। वेस्टर्न, राजस्थान गुजरात दोनों वेस्ट कोस्ट पे एकदम वेस्टर्न। तो उसने कहा मध्य प्रदेश और पश्चिम, सॉरी मध्य भारत और पश्चिमी भारत के जो भी राजपूतों के राज्य हैं उनको मैं एक साथ क्या बोलता हूं। तो बुक का नाम बोलो, वो ऊपर वाली बुक का नाम बोलो। इसी का एक नाम और, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या नाम है,
2 पार्ट पब्लिश हुए इसके। कितने पार्ट पब्लिश हुए? पहला पार्ट पब्लिश होता है 1829। कब पब्लिश होता है? अगला पार्ट पब्लिश करता है 1832। कब पब्लिश होता है? पहला 1829, दूसरा 1832। जब किताबें क्या असर करती है उसका एक बेहतरीन एग्जांपल बताऊं मैं आपको। मैं ना परसों संडे को मैं जोधपुर आईआईटी के कार्यक्रम में था। जोधपुर आईआईटी का कोई कार्यक्रम चल रहा है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है। तो अपने बच्चे बंगाल गए थे, तो बंगाल के आईआईटी के बच्चे अपने जोधपुर आईआईटी आए हुए थे। 50-60 बच्चे आए हुए। तो उनके लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया कि इनको राजस्थान के बारे में बताया जाए कि राजस्थान क्या है, ताकि बंगाल के लोगों को हमारे बारे में पता चले। वहां अपने स्टूडेंट कई पढ़ते हैं, तो उन्होंने मेरे को फोन किया, सर ऐसे ऐसे हैं, राजस्थान के बारे में बताना है, हमें लगता है आप थोड़ा ठीक बता पाओगे, आप आ जाओ। ठीक, शाम को 2 घंटे का सेशन था सर, 2 घंटे बोलना है। तो ठीक है, क्लास है, क्लास में 2 घंटे बोलते हैं, इधर इनके बोल लेंगे। पर मुझे लगा कि यार भाई आप तो राजस्थान के बच्चे हो, आपको तो मैं राजस्थान की कोई बात बताऊं रिलेट करोगे। मैं आपको जोधपुर की बात बताऊं तो भी आपके समझ में आएगी, भरतपुर की बताऊं तो भी समझ में आएगी। पर मैं बंगाल वालों को तो करौली बीकानेर करना शुरू कर दूं तो क्या पल्ले पड़ेगा। तो मैंने कहा बंगालियों के साथ तो बंगालियों जैसी बात की जाए। मैंने पूछा बंगाल के कितने बच्चे हो? 50 एक बच्चों ने हाथ खड़ा किया, भाई हम बंगाल से हैं। कुछ बच्चे अपने बैठे हुए, होल भरा हुआ, अपने बच्चे बैठे, उनके बच्चे बैठे। मैं कहा अपने बच्चे ऑडियंस नहीं है, टारगेट नहीं है, ये आज यही बच्चे हैं। तो मैंने उन बंगालियों पे फोकस किया। भारत में अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता, तो अंग्रेजों का सबसे बड़ा राज भी कहां पर? कलकत्ता। तो जिसको हम कहते हैं अंग्रेजों ने शोषण किया, वो भी सबसे ज्यादा कहां पर हुआ? कलकत्ता, बंगालियों का हुआ। तो शोषण के खिलाफ सबसे पहले आवाज भी कौन उठाएंगे? कलकत्ता। तो भारत में सबसे पहले क्रांति की बात ही बंगालियों के दिमाग में। अब बंगालियों को लगता है इन अंग्रेजों को मारेंगे, हमारे देश पे कब्जा कर लिया, इनका ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर हिम्मत नहीं हो रही। अंदर बैठ के 5-7 अपने जैसे लोग करें, अंग्रेजों को मार देंगे। उन्होंने कहा यस मारते हैं। बाहर गए तो 4 अंग्रेज बंदूक लेके ऐसे खड़े थे, पर हमने मन ही मन का कंट्रोल उदय, कंट्रोल पार पड़ेगी नहीं। आप सेना से मुकाबला कैसे कर सकते हैं जब पूरा देश सामने वाला आर्मी लेके खड़ा था? आर्मी से कभी भी आप लड़े नहीं सकते। उन दिनों में जब बंगालियों में क्रांति की भावना है पर वो क्रांति नहीं कर पा रहे, उनके पास एक बुक पहुंचती है जिस बुक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है? 1829 में फर्स्ट पार्ट पब्लिश होता है। कौन सी भाषा में? इंग्लिश। अंग्रेज है तो कौन सी भाषा में लिखेगा? वो तो आती बंगालियों की थी भारत में, क्योंकि जहां अंग्रेजों का राज होगा वहीं अंग्रेजी आएगी। बंगालियों के वहां राज था तो उनको अंग्रेजी आती, तो उन्होंने ये बुक पढ़ी। बुक पढ़ी तो उनके दिमाग में फ्यूज उड़ गए। लगा रहे यार कैसे गजब लोग थे यार राजस्थान के। 50 आदमी जाके भिड़ गए 500 से, उनको मौत का डर नहीं लगा। लगा नहीं हमारे देश पे कब्जा करेंगे तो हम लड़ेंगे, तो यार हमें भी लड़ना चाहिए। मैं उन बंगालियों को परसों बता रहा था कि बंगाल में ऐसा कोई क्रांतिकारी नहीं हुआ है जिसने राजस्थान से मोटिवेशन नहीं लिया हो। इसलिए राजस्थान की हिस्ट्री पे सबसे अधिक किताबें बंगाली भाषा में है। कौन सी भाषा में? आप राजस्थान का ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं इस पे बंगालियों ने किताबें नहीं लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? उनका पूरा परिवार राजस्थान पे लिख के गया है। खुद रविंद्रनाथ टैगोर, उनके भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, उनके एक और भाई अवनिंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक और बहन स्वर्ण कुमारी, पूरा परिवार लिख गया अपने ऊपर। उनके और बड़े एक हुए हैं द्विजेंद्र लाल रॉय, वो पूरा लिखे गए। बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुना है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने 14 उपन्यास लिखे हैं। उनका पहला उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, आमेर के एक राजकुमार जगत सिंह के ऊपर। उनका अंतिम उपन्यास है राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के ऊपर। बंकिम चंद्र चटर्जी का सबसे अच्छा उपन्यास है। उनका एक बहुत और बड़े बांग्ला में नाटक, पहली बार सबसे अच्छे किसी नाटक लिखे, उस बंदे का नाम है माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त जो है वो सबसे अच्छा जो नाटक लिखता है, हमारी मेवाड़ की एक राजकुमारी लिखता है कृष्ण कुमारी। ऐसे ऐसे कैरेक्टर पे उन्होंने लिख दिए जिनके बारे में हम 2 लाइनें जानते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि अजमेर के किले का नाम तारागढ़ है। तारागढ़ इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक राजकुमार रहती थी, उसका नाम था तारा। उन्होंने तारा पर पूरी किताब लिखी है बंगालियों ने। क्या मोटिवेशन मिला टोड की बुक ने, और बंगाली खड़े हुए। तो मैं परसों उनको कह रहा था कि हम राजस्थान वाले डायरेक्टली आपको कैसे प्रभावित करते हैं, उसका बेहतरीन एग्जाम्पल टोड की बुक है कि टोड ने हमारे पर बुक लिखी, प्रभावित आप हुए। क्योंकि अंग्रेजी आपको आती तो हमें तो आती नहीं, हम तो अब तक ही नहीं पढ़ी टोड की किताब। हमें तो नाम पढ़ने में भी एंटिक्विटी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिख दिया गया है। बंगालियों ने पढ़ी तो बंगालियों ने इसका फायदा उठाया, बंगाली लड़े। तो विचार कैसे प्रभावित करते हैं, विचार कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, उसका एग्जाम्पल ये टोड की बुक है। क्या नाम है टोड की बुक का? बोलो। एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसी का एक नाम, और उसने क्या बताया? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया।
1823 में जब उसको कहा गया कि तेरा यहां से हम ट्रांसफर करेंगे, तू यहां से जा, तेरे को यहां नहीं रहने देंगे, तो उस बंदे ने बड़ा और दिमाग लगाया। वो अपने उदयपुर था उन दिनों। कहां पे था? उदयपुर। वो उदयपुर से रवाना होता है। वो उदयपुर से रवाना होके, अब उसका जो जहाज है वो खड़ा है बॉम्बे, उसको बॉम्बे से जहाज पकड़ के लंदन जाना है। तो वो उदयपुर से घोड़ा लेकर रवाना होता है, उदयपुर से जाता है सिरोही। कहां जाता है? सिरोही। एक एक गांव में रुकता रुकता, हर गांव में रुकता है, बीच में एक एक गांव की हिस्ट्री पूछता है। अंग्रेजों का टाइम लगेगा भाई आने में, जा रहा हूं, तुम कह रहे ट्रांसफर ट्रांसफर है, नहीं रुक रहा वहां पे, पर मैं गांव में रुकता रुकता आऊंगा। साथ में नोट्स तैयार करता है, इस गांव में ये, इस गांव में ये, मतलब ये तक लिखा उसने, आज रात को खाना क्या खाया, यहाँ पे कौन कौन सी सब्जियां मिलती है, ये कौन सी जड़ी बूटी जिसकी ये सब्जी बना लेते हैं, मेरे साथ कौन कौन गए थे, उनके पास में हथियार क्या क्या थे, उनकी हाइट क्या थी, सारी बातें बता गया वो। अब आबू से उसने सिरोही, सिरोही से इधर आबू हुआ, आबू से आगे वो गुजरात घुसा, पूरा गुजरात उसने ढंग से, सोमनाथ का मंदिर है, सब कुछ देखा। यहां से वो आगे दमन दीव की तरफ गया, दमन दीव से वो आगे बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से चढ़ता है। मैंने अभी बता रहा हूं आपको कि राजस्थान और गुजरात वाला पोर्शन क्या कहलाता है? राजस्थान गुजरात दोनों को मिला क्या बोलते? पश्चिमी भारत। क्या बोलते? क्या बोलते? पश्चिम। तो उसने जो दूसरी बुक लिखी अपनी, उसका नाम ही था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या नाम था? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्योंकि कौन से भारत में ट्रेवल कर रहा है वो? कौन से में कर रहा है? पश्चिम भारत। भले लोग थे, बहुत अच्छे, हमारी तरह नहीं थे जी। नई चीजें जानने की हर बात में होती है। मेरे तो खुद के जी में है कि इंग्लैंड की हिस्ट्री लिखूं, जिस दिन समय मिलेगा उधर जाके लिखूंगा, है ना। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार, इंग्लैंड का एक बंदा यहां बैठ के हमारे जैसी बातें कर गया, क्या लिख गया। मैं तो परसों मेरे किसी एक फ्रेंड को कह रहा था कि मार्च के अंदर जेम्स टोड की जयंती है, इस बार जयपुर में मनाएंगे। क्या गजब आदमी था यार, 200 पहले हमारे बारे में कितना जानना चाहता था, उस व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा। उसने सही लिखा गलत लिखा बहुत अलग बात है, हो सकता है उसकी हिस्ट्री में खूब सारी गलतियां हो, क्योंकि वो हमारी यहाँ की भाषा नहीं जानता था, वो हमारी यहाँ की कल्चर नहीं जानता था, उसके बावजूद यार लिख के गया हो। टोड नहीं लिखता तो हमारी राजस्थान की हिस्ट्री बाहर ही नहीं आ पाती। टोड नहीं लिखता तो दुनिया को पता नहीं चलता कि राजस्थान के अंदर क्या क्या चीजें हुई। टोड का इस मामले में बड़ा योगदान।